हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सबका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आपके लिए लेके आया हूं मैं आज महाराणा सांगा। दोस्तों हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। महाराणा सांगा जिन कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु पर लगभग शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उन्होंने हर युद्ध में अपनी कौशलता और अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके आरंभिक जीवन की, महाराणा सांगा के आरंभिक जीवन की। फ्रेंड्स, महाराणा सांगा जो थे महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा रायमल के पुत्र थे जो और कुंभा के पौत्र थे। महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा रायमल के पुत्र थे महाराणा सांगा। ओके दोस्तों, इनका जन्म जो है, महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं अपन इनके शुरुआती जीवन की। दोस्तों एक बार महाराणा सांगा जो है बचपन में ही महाराणा सांगा की आंख फूट गई थी, वो काणे हो गए थे। जिसका कारण क्या है, एक बार महाराणा सांगा अपने भाइयों के साथ पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार कहते थे, इसके अलावा जेमल और श्यम सांगा, तीनों किसी ज्योतिष के पास गए थे। पृथ्वीराज, जेमल और सांगा तीनों किसी एक ज्योतिष के पास जाते हैं। तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष इनकी हस्तरेखाएं देखने के बाद में कहता है कि ये दोनों भी राज करने के योग्य है, पृथ्वीराज और जेमल। लेकिन जो राजयोग है, राजयोग वो महाराणा सांगा के लिखा हुआ है, यानी कि आगे आगे चलकर जो मुख्य शासक बनेगा वो महाराणा सांगा ही बनेगा, ऐसा ज्योतिष ने कहा। जब ऐसा ज्योतिष ने कहा तो क्रोधित होकर पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और सांगा पर आक्रमण किया, अपने भाई पर, जिसकी वजह से सांगा की आंख फूट गई। आंख उसी टाइम पे फूट गई थी दोस्तों, बचपन में ही। उसके बाद में उस समय पर तो जो सारंग देव थे उन्होंने बीच बचाव किया। सारंग देव ने बीच बचाव किया, उनकी जो झगड़ा था उसको छुड़वाया। लेकिन बाद में भी सारंग देव ने समझाया इनको कि ज्योतिष के कहने से कुछ ही नहीं होता है, जिसमें बल होगा, जिसमें बुद्धि होगी, वही आगे का यहाँ का शासक बनेगा। लेकिन फिर भी जो दोनों राजकुमार थे, पृथ्वीराज और जेमल, ये महाराणा सांगा को मारना चाहते थे। इसलिए महाराणा सांगा यहाँ से दौड़कर अजमेर आ गया। महाराणा सांगा मेवाड़ से दौड़कर अजमेर में कपूर चंद के पास आ गया। कपूर चंद के पास आ गया दोस्तों। कपूर चंद के पास आकर, कपूर चंद के पास आकर इसने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया। यहाँ पर इसने अज्ञातवास बिताया। फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, जब इनके दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है, तब अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, महाराणा रायमल की मृत्यु के पश्चात 24 मई 1509 ईस्वी को महाराणा सांगा का राज तिलक होता है। ओके दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। फिर उसके बाद में ये शुरू में ही काणे हो गए थे, जिसका कारण था तीनों भाई ज्योतिष के पास में गए थे। ज्योतिष ने कहा कि राजयोग लिखा हुआ है, महाराणा सांगा राजा बनेंगे आगे। तो दोनों भाई नाराज हो गए, क्रोधित होकर महाराणा सांगा पर आक्रमण किया और आक्रमण करने से महाराणा सांगा की एक आंख फूट गई। और जो संग्राम सिंह थे उन्होंने उस टाइम, जो सारंग सिंह थे उन्होंने उस टाइम पर सारंग देव ने बीच बचाव किया। लेकिन फिर बाद में ये दोनों भाई उसे मारने के लिए उतारू रहे, तो महाराणा सांगा वहां से दौड़कर अजमेर आ गए और अजमेर आकर उन्होंने अज्ञातवास बिताया। किसके पास में? कपूर चंद पंवार के पास में। कपूर चंद पंवार के पास में अज्ञातवास बिताया। फिर अपने पिता रायमल की मृत्यु के पश्चात 24 मई 1509 को मेवाड़ आकर इनका राजतिलक किया गया। ओके दोस्तों, ये था इनका। हाँ दोस्तों, जब फिर इस महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बन जाते हैं, उनका राजतिलक हो जाता है 14 मई 1509 को।
फिर उसके बाद में जब शासक बने महाराणा सांगा, उस टाइम पे मेवाड़ की स्थिति जो थी वो सही नहीं थी। मेवाड़ को गुजरात के साथ संघर्ष करना था, मालवा, दिल्ली, फिर उसके बाद में मुगलों के साथ में संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इनके महाराणा सांगा का जो संघर्ष हुआ था वो एक गुजरात, एक मालवा, एक दिल्ली, इनके साथ में इनके मुख्य संघर्ष हुए थे। तो अपन जो पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे अपन गुजरात के साथ में जो महाराणा सांगा का संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। क्यों हुआ, क्या कारण था। दोस्तों अगर अपन बात करें ये दोस्तों राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और इसी से ये सटा हुआ गुजरात। ओके दोस्तों, तो इस टाइम पे जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, यहां पे ये आपका मेवाड़ और मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, इस टाइम पे यहां पर जो शासक थे वागड़ में वो उदय सिंह थे। याद रखना है दोस्तों, वागड़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में उस टाइम पे शासक उदय सिंह थे। इसके अलावा ईडर जो क्षेत्र था, ईडर में राव भाण थे और गुजरात में जो थे वो सुल्तान मुजफ्फर थे। गुजरात में जो शासक थे वो सुल्तान मुजफ्फर थे। देखते हैं इनका गुजरात के साथ में संघर्ष कैसे शुरू हुआ। दोस्तों राव भाण जो थे, इनके राव भाण के दो पुत्र हुए। एक का नाम था, राव भाण के दो पुत्र हुए, एक का नाम था सूर्यमल और दूसरे का नाम था भीम। ओके दोस्तों, एक का नाम था सूर्यमल और दूसरे का नाम था भीम। सूर्यमल बड़ा था इसलिए सूर्यमल यहां का शासक बना। सूर्यमल जब शासक बना, सूर्यमल शासक बनने के 18 महीने बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। सूर्यमल के शासक बनने के 18 महीने बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह उसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है रायमल। लेकिन दोस्तों रायमल जो है वो अल्पायुध का था, छोटी उम्र का था। इसका फायदा उठाकर भीम ने मुजफ्फर सुल्तान की सहायता से, सुल्तान मुजफ्फर की अनुमति लेकर भीम ने बाल्य अवस्था का फायदा उठाकर रायमल को पद से हटा दिया और यहाँ का शासक बन गया। यहाँ का शासक कौन हो गया? भीम। ओके दोस्तों, भीम के बाद में यहाँ का जो शासक बना वो बना भारमल। भारमल था राजा भीम का पुत्र। ओके दोस्तों, राव भीम का पुत्र था भारमल जो यहाँ का शासक बना। जब भीम ने यहाँ पर आक्रमण किया और रायमल के साथ धोखा किया, इसको बाल्यावस्था का फायदा उठाकर यहाँ पर जब शासन स्थापित किया तो रायमल यहाँ से दौड़कर मेवाड़ की शरण में चला गया। मेवाड़ के शासक सांगा थे उस टाइम पे, तो मेवाड़ की शरण में चला गया। मेवाड़ में शरण में जाने के बाद में सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई कर दी। किसके साथ में दोस्तों? रायमल के साथ सगाई कर देता है महाराणा सांगा अपनी पुत्री की। सगाई करने के बाद में महाराणा सांगा यहाँ पर इसे अधिकार वापस दिलाने के लिए सेना सहित आता है और राजा भारमल पर, राव भारमल पर आक्रमण कर देता है। राव भारमल पर आक्रमण करता है, भारमल यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर शासन किसका स्थापित हो जाता है? वापस रायमल का। ओके दोस्तों, यहाँ पर वापस रायमल का शासन स्थापित हो जाता है। इससे नाराज हो जाता है मुजफ्फर, दिल्ली का सुल्तान मुजफ्फर नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी अनुमति से ही भीम ने जो है यहाँ पर शासन स्थापित किया था रायमल को हटाकर। तो सुल्तान क्या करता है, इस पर अपनी एक जागीरदार जिसका नाम है निजामु मुल्क को इस पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। किस पर? रायमल पर। यहाँ का ईडर का शासक कौन है अब? रायमल पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और निजामु मुल्क जो है इस पर यहाँ पर घेरा बना के बैठ जाता है। घेरा बनाकर बैठता है तो रायमल जो है यहाँ से भाग जाता है, पहाड़ों में जाकर छिपने की कोशिश करता है और निजामु मुल्क उसके पीछे पीछे चलता है। जब इसके निजामु मुल्क जो है इसका पीछा करता है तो इस पे सुल्तान मुजफ्फर नाराज होता है कि अनावश्यक रूप से तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो, और निजामु मुल्क को वापस
बुला लेता है। ओके दोस्तों, वापस बुलाने के बाद में सुल्तान मुजफ्फर जो है अब भारमल को यहाँ का शासक नहीं बनाता और यहाँ पर एक नए जागीरदार या एक नए हाकिम को नियुक्त कर देता है। और उस हाकिम का जब ईडर का शासक मुआरिजु मुल्क बन जाता है, ईडर का जो हकीम है वो मुआरिज मुल्क बन जाता है, तो उसके बाद में यह एक बार सभा में मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा की तुलना ये अपनी सभा में कुत्ते से करता है। और वो एक भाट के सामने, दोस्तों एक भाट जाति होती थी पहले, उसके सामने महाराणा सांगा की तुलना कुत्ते से करता है। यह बात महाराणा सांगा के जब पास जाती है तो महाराणा सांगा वागड़ के राजा उदय सिंह को साथ लेकर ईडर पर आक्रमण करता है और ईडर पर आक्रमण करके अहमदनगर ईडर को लूटता हुआ वापस चित्तौड़ पहुंचता है। इस पर जो मुजफ्फर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद में बदला लेने के लिए 1520 ईस्वी को दो सेनाएं अलग अलग भेजता है। दो सेनाएं भेजता है, एक मलिक अयाज के अधीन, एक मलिक अयाज के साथ एक सेना भेजता है और एक सेना कीवामू मुल्क के साथ भेजता है, कीवामू मुल्क के साथ भेजता है। दो सेनाएं अलग अलग भेजता है 1520 ईस्वी में महाराणा सांगा के पास, लेकिन ये दोनों सेनाएं अपने काम के लिए असफल होती है और इस तरीके से महाराणा सांगा का गुजरात के साथ संघर्ष रहता है। महाराणा सांगा गुजरात के साथ जो संघर्ष हुए या मुजफ्फर के साथ जो सुल्तान मुजफ्फर के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें विजयी रहा। मुजफ्फर को कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे वाले क्षेत्र मालवा की। दोस्तों गुजरात के बाद में अपन बात करते हैं मालवा के साथ कैसे संबंध थे महाराणा सांगा की। तो मालवा के साथ अपन पहले बना लेते हैं राजस्थान का मानचित्र। दोस्तों जो भी चीज़ आप पढ़ो मानचित्र के जरिए पढ़ा करो ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए। ये कैसा भी बने ये आप पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। दोस्तों ये रहा आपका वागड़ क्षेत्र, और यहाँ पर मेवाड़। बात करते हैं अपन दोस्तों मालवा की। मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो ये आपका मालवा क्षेत्र। ओके दोस्तों, अब देखते हैं मालवा जो क्षेत्र है यहाँ की अपन बात करते हैं। मालवा में एक हिंदू सामंत थे, हिंदू सामंत जिनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय हिंदू सामंत थे। इनकी सहायता से यहाँ पर महमूद खिलजी सेकंड वापस शासक बना था। मालवा का शासक मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय के हाथ में आया और इससे प्रसन्न होकर महमूद खिलजी ने इसे अपना बना लिया प्रधानमंत्री। किसको बनाया दोस्तों? मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर जो अमीर मुस्लिम थे, अमीर जो मुसलमान थे वे नाराज हो रहे थे, वो इससे ईर्ष्या कर रहे थे, जलन कर रहे थे। तो उन्होंने महमूद खिलजी को भड़काना शुरू कर दिया मेदिनी राय की तरफ से। महमूद खिलजी अमीर मुसलमानों का कहा मानकर मेदिनी राय पर जो है मेदिनी राय को यहाँ से पद से हटा दिया। जब यहाँ से इसको हटाया गया तो ये मेवाड़ आ गया, मेवाड़ के सांगा के पास आ गया। सांगा ने इसे शरण दी और जागीरें भी प्रदान की। जब जागीर प्रदान की तब उस समय पर जो सांगा के पक्ष में आने के बाद में मेदिनी राय जब यहाँ महाराणा सांगा की शरण में आ गए थे तो महमूद खिलजी जो है सेना लेकर महाराणा सांगा के पास आ डटा युद्ध करने के लिए। और ये बात है 1519 ईस्वी की। 1519 ईस्वी को गागरोन के पास में, गागरोन के मैदान में आकर महमूद खिलजी ने अपनी सेना जमा ली। इधर से महाराणा सांगा भी जो है अपनी सेना लेकर इस गागरोन के मैदान पर आ जाता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध में सुल्तान को पराजय का सामना करना पड़ता है, महमूद खिलजी को पराजय का सामना करना पड़ता है। और इसी समय इसका महमूद खिलजी का जो पुत्र है आसफ खां इस युद्ध में मारा जाता है। महमूद खिलजी को घायल अवस्था में बंदी बनाकर महाराणा जो है यहाँ मेवाड़ ले आता है और जेल में कैद में डाल देता है।
कुछ समय कैद में रहने के बाद में, कुछ समय कैद में रहने के बाद में महाराणा सांगा एक गुलदस्ता लेकर उसके पास में, उसकी जेल के पास में पहुंचे और सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय की कैद में आते हैं और कहते हैं कि देने के दो तरीके होते हैं, एक तो हाथ ऊंचा करके अपने से छोटों को देवे और दूसरा तरीका होता है हाथ नीचा करके बड़ों से नजर करें। इस पर सुल्तान मोहम्मद खिलजी कहते हैं कि मैं आपकी कैद में हूँ, नजर मिलाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और दूसरा मैं भिखारी की तरह हाथ फैलाकर इस गुलदस्ते को लूं, ये मेरे को शोभा नहीं देता। इस बात पर जो महाराणा सांगा है वो प्रसन्न हुए, इस बात पर खुशी हुए और फिर उन्होंने सुल्तान जो है मोहम्मद खिलजी को आज़ाद कर दिया और मालवा का जो है आधा राज्य भी इनको दे दिया। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने फिर मुस्लिम जो शासक थे मोहम्मद खिलजी को आज़ाद कर दिया और जो मालवा का है आधा राज्य भी दे दिया। इतिहासकारों ने, बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने इस बात की प्रशंसा की है महाराणा सांगा की। अब दोस्तों इसके बाद में ये मालवा का था, इसके बाद में अपन बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के साथ महाराणा सांगा के संबंध, तो दिल्ली में जो अभी मेवाड़ में सांगा और दिल्ली में जो शासक थे वो थे सुल्तान लोदी। सुल्तान लोदी शासन कर रहा था और मेवाड़ में महाराणा सांगा। दोस्तों महाराणा सांगा ने सुल्तान लोदी के समय में बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन सुल्तान लोदी ने कभी पलटकर आक्रमण नहीं किया क्योंकि इसकी शक्ति, इसकी सैनिक शक्ति कमजोर थी। इसके बाद में यहाँ का शासक बना इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में खातौली के पास, खातौली में जो कोटा के पास में है, खातौली में कोटा के पास दोनों सेनाओं के बीच में जोरदार युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। इसमें जो सुल्तान लोदी है वो, उसकी हार होती है, उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। सुल्तान लोदी छिपकर यहाँ से भाग जाता है, जबकि इसके शहजादे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों इसी युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था, एक बायां हाथ कटा था और घुटने में तीर लगने की वजह से हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया था। कौन दोस्तों? महाराणा सांगा, जबकि युद्ध में विजय यही रहा था। इसके बाद में दोस्तों इसका बदला लेने के लिए जो है इब्राहिम लोदी ने एक बार वापस युद्ध करने की सोची 1518 में, और 1518 में जो मियां माखन उसके नेतृत्व में इब्राहिम लोदी ने सेना भेजी और यह जो सेना है, ये जो युद्ध है वो बाड़ी के मैदान में हुआ, जो धौलपुर में पड़ता है। धौलपुर में बाड़ी के मैदान पर युद्ध हुआ मियां माखन और राणा सांगा के बीच में। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं दिल्ली के आगे आने वाले वंश की। दोस्तों आखिरी वंश इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया बाबर ने 1526 ईस्वी में, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई कहा गया, पानीपत की प्रथम लड़ाई, और इसके विजेता रहे बाबर। यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसमें विजेता रहा बाबर। इसके बाद में लोदी वंश की हुई समाप्ति और एक नया वंश दिल्ली सल्तनत पर बैठा और उसका नाम था मुगल वंश। मुगल वंश के शासक यहाँ पर बाबर। इधर मेवाड़ में जब 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, उसका फायदा उठाकर राणा सांगा ने खंडार दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। ये खंडार दुर्ग रणथंभौर के पास में है। ओके दोस्तों, खंडार दुर्ग पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। और इधर बाबर जो है इसने बयाना, ग्वालियर और इसके अलावा एक जो है धौलपुर, तीनों जगह पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों धौलपुर, बयाना और ग्वालियर तीनों जगह पर अपना अधिकार कर लिया। फिर बाद में
बयाना का जो है वो दुर्ग जो दरबारी था या दुर्ग का जो रक्षा करने वाला था वो था मेहंदी ख्वाजा। ओके दोस्तों, मेहंदी बयाना को जीतने के लिए राणा सांगा दोबारा से बयाना की ओर बढ़ा और 1527 ईस्वी में इसने बयाना पर वापस अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने 1527 पर बयाना पर वापस अपना अधिकार कर लिया। इधर बाबर जो है वो पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन राजपूतों के साहस और राजपूतों की कहानियां और राजपूतों की बातें सुनकर बाबर घबराया हुआ था। बाबर का युद्ध करने का, और उसी टाइम पे एक मुस्लिम ज्योतिष थे, मुस्लिम ज्योतिष, उन्होंने कहा कि अभी मंगल का जो तारा है वो पश्चिम दिशा की ओर है, इसलिए पूर्व की दिशा से लड़ने वाला जो योद्धा है या जो शासक है वो इस युद्ध में हारेगा। और ये जो ज्योतिष थे ये वो मोहम्मद शरीफ थे, मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने ये बात कही थी कि ये जो तारा है अभी वो पश्चिम दिशा में है और पश्चिम दिशा से लड़ने वाला शासक विजेता रहेगा। इसलिए बाबर की जो थी दिशा वो दिल्ली और मेवाड़ यानी कि पूर्वी दिशा से है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाला हारेगा, इसलिए ये युद्ध के लिए अभी टाल कर देता है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये क्या करता है कि संधि के लिए तैयार होता है और संधि के लिए ये भेजता है रायसेन के जो सरदार है, रायसेन के सरदार सलहदी तंवर, ये रायसेन के सरदार थे। रायसेन के सरदार सलहदी तंवर को मध्यस्थता यानी संधि के लिए भेजता है और ये सलहदी तंवर संधि लिखकर जो है पैगाम लेकर राणा सांगा के पास में जाता है। लेकिन राणा सांगा जब सरदारों से विचार विमर्श करता है तो उसके बाद में सरदार जो है ये मध्यस्थता दूसरी को चुनने की वजह, इसके बाद दोस्तों बाबर की जो है वो युद्ध की तैयारी चल रही थी, लेकिन बाबर जो है राणा सांगा से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो राजपूतों की विभिन्न चर्चे, राजपूतों की कहानियां और उसकी सूरवीरता को लेकर घबराया हुआ था। और उसी टाइम पे एक मुस्लिम ज्योतिष थे, मुस्लिम ज्योतिष, उन्होंने कहा कि अभी मंगल का जो तारा है वो पश्चिम दिशा की ओर है, इसलिए पूर्व की दिशा से लड़ने वाला जो योद्धा है या जो शासक है वो इस युद्ध में हारेगा। और ये जो ज्योतिष थे ये वो मोहम्मद शरीफ थे, मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने ये बात कही थी कि ये जो तारा है अभी वो पश्चिम दिशा में है और पश्चिम दिशा से लड़ने वाला शासक विजेता रहेगा। इसलिए बाबर की जो थी दिशा वो दिल्ली और मेवाड़ यानी कि पूर्वी दिशा से है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाला हारेगा, इसलिए ये युद्ध के लिए अभी टाल कर देता है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये क्या करता है कि संधि के लिए तैयार होता है और संधि के लिए ये भेजता है रायसेन के जो सरदार है, रायसेन के सरदार सलहदी तंवर, ये रायसेन के सरदार थे। रायसेन के सरदार सलहदी तंवर को मध्यस्थता यानी संधि के लिए भेजता है और ये सलहदी तंवर संधि लिखकर जो है पैगाम लेकर राणा सांगा के पास में जाता है। लेकिन राणा सांगा जब सरदारों से विचार विमर्श करता है तो उसके बाद में सरदार जो है ये मध्यस्थता दूसरी को चुनने की वजह से इस संधि की वार्ता को अस्वीकार कर देते हैं। और अस्वीकार करने के बाद में जब युद्ध होना पूरा फिक्स हो गया, क्योंकि संधि की वार्ता को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो ये युद्ध होना फिक्स है। फिर इसके बाद में 16 मार्च 1527 ईस्वी, 16 मार्च 1527 ईस्वी को 16 मार्च 1527 ईस्वी को क्या हुआ, खानवा के मैदान में मुगल जो सैनिक है वो आकर जमावड़ा डालते हैं। कहाँ पर दोस्तों? खानवा के मैदान में। खानवा के मैदान में ये युद्ध होने वाला था, वहाँ पर मुगल वंश आकर अपना सेना जमावड़ा डालती है। इधर से राणा सांगा विभिन्न राजपूत राजाओं के साथ में और हसन खां मेवाती
के साथ साथ खिलजी के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है 16 मार्च 1527 ईस्वी को। और युद्ध के पहले पड़ाव में जो राजपूत है वो विजेता रहते हैं, आगे रहते हैं, लेकिन अचानक से राणा सांगा के सिर में तीर लग जाती है। राणा सांगा के सिर पर तीर लग जाती है और जब राणा सांगा के सिर पर तीर लगती है तो वो घायल यानी मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं। और उसी समय जो रतन सिंह थे, चुड़ावत रतन सिंह को सरदार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसकी ये जो छत्र चंवर ले लो और इसके बाद में जो है आप युद्ध करो और संभालो नेतृत्व। लेकिन रतन सिंह ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेवाड़ को हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था, तो मैं 1 सेकंड के लिए भी यहाँ का या इसके वस्त्र धारण नहीं कर सकता। फिर बाद में झाला अज्जा नामक एक सैनिक, को छत्र कंवर दिए जाते हैं। झाला अज्जा हाथी पर सवार होकर युद्ध करते हैं, लेकिन इस युद्ध में बाबर के द्वारा दिया गया जिहाद का नारा, बाबर जब युद्ध करने आया था उससे पहले अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा मतलब धर्म के कट्टर धर्मी उनको बना दिया गया था। बाबर ने जो है शराब पीना छोड़ दिया था और शराब के जो बर्तन थे, प्याली तुरही, जिनको तोड़कर गरीबों में बांट दिया था। और उसने कहा था अपने सैनिकों को कि मरने के बजाय या पीठ दिखाकर भागने के बजाय लड़ते लड़ते मरना बहुत अच्छा होगा और अपन शहीद कहलाएंगे। इस प्रकार से उन्हें जो है सैनिकों को तैयार करके लाया था। और इसमें युद्ध करते करते फिर राणा सांगा की हार होती है। राणा सांगा घायल अवस्था में यहाँ से राणा सांगा को ले जाया जाता है और बसवा ले जाते हैं इसको। यहाँ से राणा सांगा को घायल अवस्था में बसवा ले जाते हैं। फिर बसवा से इसे चंदेरी जाते वक्त, बसवा से जब ये चंदेरी जा रहा था तो इरिच नामक स्थान पर इसके जो सरदार थे, जब ये बसवा लाया गया और जब इसे होश आया तो इसने कहा कि मेरे को आप यहाँ क्यों लेके आए हो, मेरे को युद्ध मैदान से इतनी दूर क्यों लेके आए हो। और ये सरदार से नाराज हो गया और वापस युद्ध करने की इच्छा करता है। जब वापस युद्ध करने की इच्छा करता है तब यहाँ के जो सरदार थे, राणा सांगा के जो सरदार थे, उन्होंने इरिच नामक स्थान पर इसे जहर दे देते हैं। और जहर देने के बाद में राणा सांगा की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसका जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ में किया जाता है। मांडलगढ़ में राणा सांगा का अंतिम संस्कार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक महान शासक जो है वो अंतिम समय पर चला जाता है और इस प्रकार से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। और फिर धीरे धीरे मुगल वंश का जो साम्राज्य है वो फैलता ही जाता है और लगभग पूरे उत्तरी भारत में मुगल राजवंश की स्थापना या मुगल